हेलो एवरीवन। ये क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने जो अपना जनवरी 21 में स्टडी मटेरियल निकाला उसके अंदर में कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेकर आया है एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में जिसके अंदर में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स इंक्लूड किया गया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में कुछ 9-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, वो भी हम लोग उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है। और ये इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ हर एक चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किया गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट ये वीडियो को ये क्लास शुरू करते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंस ये जनवरी 21 के स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया है तो इसको आप जरूर लास्ट तक देखना। चलो फटाफट देखते हैं क्या है। और ये तभी देखना जब पूरा पेपर का रिवीजन हो जाए, तो यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस करेगा वो सारा का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर का क्या लिखा हुआ है। द प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन ईयर 2012 ब्रैकेट में ईयर 2000 बेस ईयर है, 2000 बेस ईयर है। 2012 में जो प्राइस इंडेक्स है एक्सपोर्ट का वो हो गया 116.8। इसका मतलब बेस ईयर था 2000, करंट ईयर जो क्वेश्चन में बोला है वो 2012 है। प्राइस इंडेक्स हो गया 116.1। इसका मतलब अगर बेस ईयर में प्राइस कोई चीज का 100 रुपया था, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका प्राइस अगर 100 रुपया था, तो 2012 में वो 100 की जगह 116.1 मिलेगा। यानी ये क्या चीज को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है कि मेरा 16.1%, 100 के ऊपर 116.1 गया, 16.1% मेरा एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ गया है। Similarly, price index for country A's import was 120.2 और 2000 बेस ईयर है। अगर बेस ईयर में 100 है तो करंट ईयर में 2012 में जो इंपोर्ट का प्राइसेस है, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वही सेम क्वांटिटी जो 2000 में लेते उसका 100 रुपया लगता, वही सेम क्वांटिटी अगर 2012 में लेंगे उसका लगेगा 120.2, यानी प्राइस लेवल 20.2% बढ़ गया है। पहला एक्सपोर्ट का बात किया, अगला इंपोर्ट का बात किए। डन, चलो ठीक। तो पहला है व्हाट डू दीज फिगर मीन, जो जस्ट अभी डिस्कस किया वही मीन करता है। शॉर्ट में लिखते हैं प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय देखो एक्सपोर्ट का 116.1, बेस ईयर में हम लोग हमेशा मानते हैं 100, यानी 16.1% बढ़ा है। ठीक, और वही प्राइस लेवल ऑफ इंपोर्ट्स हैज इंक्रीज्ड बाय, देखो 120.2, 100 के ऊपर कितना बढ़ा 20.2, ऑन अ बेस ऑफ 100 यानी कितना परसेंट बढ़ा 20.2%। पहला पार्ट बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है इंडेक्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर कंट्री ए। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या, जब ये ट्रेड करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड करेगा तो एक्सपोर्ट भी होगा इंपोर्ट होगा, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा पास में लिखना, प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल ऑफ इंपोर्ट। प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होगा फॉरेन करेंसी आएगा, अच्छा बात, इंपोर्ट होगा फॉरेन करेंसी जाएगा, खराब बात। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, जो बेनिफिट है एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय जो नुकसान है इंपोर्ट। तो देखो प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट क्या है 116.1, इंपोर्ट का क्या है 120.2। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 96.9658। और अगर परसेंटेज में बनाना है, डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, अगर परसेंटेज में बनाना है ये क्या आएगा 96.58%। अब अगला क्वेश्चन उठता है ये 96.58% क्या चीज को इंडिकेट किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो है। अगला बोलता है कि इंटरप्रेट करो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये क्या सिग्निफाई करता है। 96.8% ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक्सपोर्ट का जो यूनिट है एज कंपेयर टू इंपोर्ट का जो यूनिट है वो 96.58 आउट ऑफ 100 है।
इसका मतलब 100 माइनस 96.58, एक्सपोर्ट कम यूनिट कर पाएंगे, कितना 100 माइनस 96.58 यानी कितना आएगा 3.42%। तो यहां पे इंटरप्रेट करना है टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो देखो ऊपर में एक्सपोर्ट, नीचे में इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट 96.58 बाय 100, यानी इंपोर्ट में 100 जाएगा तो एक्सपोर्ट में खाली 96.58 आएगा। तो एक्सपोर्ट कितना कम हो रहा है, 100 माइनस 96.58 कितना आएगा 3.42%। सो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट बाय कितना है 3.42%। डन। ये था हमारा क्वेश्चन 1। बस खाली पता होना चाहिए था कि प्राइस लेवल का मतलब क्या, बेस के ऊपर कितना बढ़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या, प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट बाय प्राइस लेवल ऑफ इंपोर्ट, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। अगर वही मान लो 100 के ऊपर रहता तो हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा क्वांटिटी हम लोग कर पाएंगे एज कंपेयर टू इंपोर्ट। डन। चलो इंटरनेशनल ट्रेड में ये हम लोग किए। अगला है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद होगा मनी मार्केट का जो यूनिट 1 था, डिमांड ऑफ मनी, उसके अंदर में बहुत सारा थ्योरी था, जिसके अंदर में एक था सर अरविंद फिशर का। उसके अंदर में आप लोगों को याद होगा एक इक्वेशन था जो हम लोग पढ़े थे, एमवी इज इक्वल टू पीटी, और एक एक्सटेंडेड इक्वेशन था एमवी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल टू पीटी। एमवी इक्वल टू पीडी क्या है, एम मनी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर में सप्लाइड है, वी क्या है वेलोसिटी, कितना टाइम से रोटेट करता है, पी क्या है प्राइस लेवल, टी क्या है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एम डैश वी डैश क्या है, ये असली में जो करेंसी फॉर्म में हुआ, ये जो क्रेडिट फॉर्म में हुआ। ठीक। एनीवेज अब ये जो क्वेश्चन है दो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल इक्वेशन एमवी इक्वल टू पीटी के अंदर में वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट क्या करना है एम। ठीक, कर देंगे एम कैलकुलेट। वेलोसिटी दिया हुआ है 19। ठीक, प्राइस लेवल दिया है 108.5, ट्रांजैक्शन है 120 बिलियन का। तो आराम से एम निकालना है, क्या मिलेगा 108.5 इंटू 120 बिलियन डिवाइडेड बाय 19। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 685.26 बिलियन। पहला पार्ट डन। अगला बोलते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, यानी बोलते हैं बता भाई एम कितना होगा अगर वेलोसिटी 19 नहीं 19 की जगह 25 हो। तो अगला पार्ट कर लेना, जहां पे 19 की जगह हम लोग वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 25। अब एम निकालो, क्या आएगा 108.5 इंटू 120 बिलियन डिवाइडेड बाय 25। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो देखना ये आंसर आएगा 520.799, 520.8। बहुत इजी था। जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी वैसा ही है। हमारा इक्वेशन क्या है, एमवी इक्वल टू पीटी। यहां पे कैलकुलेट करने क्या बोला है, वेलोसिटी मतलब वी, मनी सप्लाई 5000 बिलियन, वी निकालना है, प्राइस लेवल है 110, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है 200। अगर आप लोग कैलकुलेट करो वेलोसिटी क्या होगा 110 इंटू 200 डिवाइड बाय 5000, 110 इंटू 200 डिवाइड बाय 5000, ये कितना आएगा 4.4, यह है 4.4। अगला बोलता है व्हाट विल बी द आउटकम इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस टू 225। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 200 की जगह 225 हो जाए, तब बताओ वेलोसिटी क्या होगा। कैलकुलेट कर लो, 110 इंटू 225 डिवाइड बाय 5000 कितना मिलेगा 4.95। ठीक, बड़ा इजी था। इसी के साथ मनी मार्केट वाले भी हम लोग कवर किए। अब जो हमारा मैक्सिमम टाइम लगेगा वो किसमें लगेगा, नेशनल इनकम के बहुत सारे इलस्ट्रेशन में। ठीक, चलो अब जब नेशनल इनकम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा फटाफट जो जो टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, उसको एक जल्दी से आप लोग को रिवाइज भी करवा देगा। पहला है जीडीपी डिफ्लेटर का। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या था एक बार जल्दी से याद करना। एक था हमारा रियल जीडीपी, एक था हमारा नॉमिनल जीडीपी। दो टर्म था, एक है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। ठीक, नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या, करंट ईयर में, करंट ईयर के प्राइस में कितना जीडीपी आया, करंट ईयर में कितना क्वांटिटी था,
करंट ईयर के प्राइस में कितना आया, तो कितना करंट ईयर का प्राइस था इनटू कितना करंट ईयर का क्वांटिटी है, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का ऐड कर दो, क्या मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी। पर क्वेश्चन उठता है ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये क्या ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में कितना ग्रोथ आया, बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर में ग्रोथ तब माना जाएगा जो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने पे हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज के बढ़ने पे जो ग्रोथ आ रहा है वो सही मायने में इकोनॉमी के अंदर का ग्रोथ है, ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर में जो प्राइस चेंज हुआ वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि करंट ईयर का प्राइस ले लिया। तो अगर रियलिटी में निकालना है जीडीपी क्या है तो वो क्या होगा, करंट ईयर का क्वांटिटी ले पर प्राइस बेस ईयर का ले, पिछले साल का ले। अगर प्राइस लेवल भी बढ़ा दिए तब तो प्राइस अगर मान लो बहुत बढ़ गया तब मेरे को क्या लगेगा, वाह वाह जबरदस्त हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पर मान लो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का में गुड्स कम बिका तो असली में इकोनॉमी आगे थोड़ी बढ़ा, पीछे हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी एक धोखा है, रियल जीडीपी रियलिटी बताता है कि सही में कितना मेरा इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रहा है या डिग्रोथ हो रहा है। तो आइडियलिस्टिकली यहां पे प्राइस क्या लेना चाहिए, P0, इसका समेशन डन। अब नॉमिनल जीडीपी जनरली ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रियल जीडीपी अगर मेरा करंट ईयर में प्राइसेस बढ़ा है। कारण क्या, क्वांटिटी दोनों में करंट ईयर का लिए, अगर मान लो पिछले साल प्राइस 100 रुपया था, करंट ईयर में प्राइस अगर 110 है तो ऑब्वियस सा बात है नॉमिनल जीडीपी ज्यादा रहेगा ना। पर ये जो ज्यादा है तो जितना ज्यादा बढ़ा वो रियलिटी में क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से नहीं, वो तो प्राइस के बढ़ने की वजह से भी हुआ। तो ये जो इन्फ्लेटेड जीडीपी है, ये जो जीडीपी बढ़ा हुआ दिखा रहा है उसको मुझे वापस कम करके रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो जो इन्फ्लेटेड जीडीपी उसको डिफ्लेट करना है, उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। क्वेश्चन होता है जीडीपी डिफ्लेटर कैसे मिलेगा, सिंपल सा चीज है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहेगा, ये सारा हम लोग का डिस्कस किया हुआ है जो हम लोग पढ़ रहे थे, पर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें है तो हम जल्दी से रिवाइज करवा रहा है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहेगा, जो मेरा नॉमिनल जीडीपी था डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो ये मेरा आएगा डेसिमल में, इनटू 100 कर दे ये आएगा मेरा परसेंटेज में। यानी शॉर्ट नॉमिनल जीडीपी समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100। तो देखना मेरा Q1 दोनों में सेम, यानी ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो किस वजह से आ रहा है, जो मेरा प्राइस में चेंज आया है उसके वजह से आ रहा है, करेक्ट। अगर मेरा जीडीपी डिफ्लेटर 100 के ऊपर है यानी करंट ईयर में प्राइस बेस ईयर से ज्यादा होगा, वही अगर बाई चांस 100 से कम है यानी करंट ईयर में प्राइस बेस ईयर से कम होगा। डन, एकदम सिंपल सा बात है। यानी शॉर्ट मेरा जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहेगा, जो नॉमिनल जीडीपी बेफालतू में प्राइस इंक्रीज की वजह से ज्यादा दिख रहा था उसको वापस कम करना है ताकि हम लोग रियलिटी देख पाए। परफेक्ट, चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट आते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब एग्जाम के अंदर में अगर ये बाई चांस क्वेश्चन आएगा तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है। यहां पे आंसर्स मत देखना, इसको हम काट रहे हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कितना है। ठीक, मेरा हर साल का नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है, मेरे को कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर। मेरा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। तो नॉमिनल को अगर ए माने, रियल को अगर बी माने, तो ये क्या होगा, ए बाई बी इंटू 100। तो बेस ईयर है ये 500 बाय 500 200, 100 ही हो जाएगा। अगले वाले में 800 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100, 800 डिवाइड बाय 650 इंटू 100, ये आएगा 123.08 आ रहा है। अगले वाले में 1150 बाय 800 इंटू 100, कैलकुलेट करना 143.75, और सिमिलरली इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या चीज को सिग्निफाई किया, ये सिग्निफाई किया 2015 में ये जो जीडीपी डिफ्लेटर 123.08 है, ये सिग्निफाई क्या करता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइस लेवल 23.08% बढ़ा है। तो ये जो सिंस बढ़ा था जिस वजह से नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिख रहा था, उसे वापस डिफ्लेट करना है, कम करना है, ताकि मेरे को रियलिटी पता चले। तो जो 800 था वो 23.08% ज्यादा होके था, तो इसको डिवाइड कर दो 123.08 से, अपने आप रियलिटी पता चल जाएगा। तो 800 डिवाइड बाय 123.08 करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये आएगा। वो सेम ही तरीका का हुआ, फॉर्मूला को खाली इंटरचेंज किया। ठीक, यानी शॉर्ट जीडीपी डिफ्लेटर क्या, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100। चलो क्वेश्चन नंबर 2,
द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री आर 3000 एंड 4700 crore रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल बाय रियल, नॉमिनल 3000, रियल 4700 इंटू 100, और कैलकुलेट करेगा ये कितना आएगा 63.829 माने 63.83%। ठीक, ध्यान देना जीडीपी डिफ्लेटर 63.83 है। इसका मतलब क्या, जो मेरा प्राइस लेवल था 100 वो बढ़ा नहीं है, गिर के 63.83 हो गया। तो कमेंट करो ऑन लेवल ऑफ प्राइसेस, तो प्राइस लेवल हैव डिक्रीज्ड। क्वेश्चन उठता है कितना से, बाय 100 माइनस 63.83 इज इक्वल टू 36.17%। अगर बाई चांस कैलकुलेशन एरर हो तो तुम लोग सही कर लेना, हम फटाफट कैलकुलेशन करना है। डन। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी 450 है एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। प्राइस इंडेक्स यानी प्राइस इंडेक्स 120 माने क्या, बेस में अगर 100 था तो करेंट ईयर में 120 है, करेंट ईयर में 120 है, तो ऑब्वियस सा बात है करेंट ईयर में प्राइस बढ़ा है, तो भाई रियलिटी अगर 450 है और प्राइस बढ़ा है तो नॉमिनल तो ज्यादा होगा ना, तो 450 का 120% कर दो, 450 का 120% कर दो, ये कितना आएगा कैलकुलेट करके देखना 540। ये एक तरीका। ठीक, या दूसरा तरीका है प्राइस लेवल 120 हुआ है तो प्राइस अगर इतना बढ़ा है उसी को डिफ्लेट करना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर 120% है, परसेंट माने डिवाइड बाय 100 इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। रियल दिया हुआ है 450, वैल्यू पुट कर दो, नॉमिनल क्या आएगा 450 इंटू 120 बाय 100 एग्जैक्ट 540। परफेक्ट। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 जीडीपी डिफ्लेटर का, फिर चलेंगे जो बहुत सारा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन था उसके ऊपर में। इसमें तुम लोगों को सारा आता रहेगा, बस लास्ट का 2 क्वेश्चन में एक अच्छा कंसेप्ट है वो बताएगा, बाकी तुम लोग से अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन 4 इसीलिए लास्ट तक देखना, लास्ट का 15 मिनट में कुछ अच्छा चीज है। क्या बोलता है, सपोज नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन ईयर 2010 इज गिवन एट 600 करोड़, नॉमिनल दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का 100 है। ठीक, नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200 करोड़ इन 2018 और प्राइस लेवल हो गए 110, तो बोलो रियल जीडीपी क्या। सेम बात, अब बेस ईयर है उसको हटा, करंट ईयर में नॉमिनल है 1200, रियल कैलकुलेट करना है, प्राइस लेवल 110 हुआ है तो बड़ा है, उसी को डिफ्लेट करना है, वो जीडीपी डिफ्लेटर हुआ। तो फॉर्मूला क्या, नॉमिनल बाय रियल इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर, वो है 110%। तो नॉमिनल दिया हुआ है 1200, रियल कैलकुलेट करना है इक्वल टू 110%, तो रियल क्या आएगा 1200 डिवाइड बाय 110%, कैलकुलेट करके देखना ये कितना बन जाएगा 1090.9। परफेक्ट, डन। चलो वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारा इलस्ट्रेशन, जो मेरा बहुत सारा इस पर है, क्या बोलते हैं इसको, मेथड्स पे। मेथड्स तो देखो वैसे आप लोग को पता होना चाहिए, स्टिल एक बार हम जल्दी से बता दे रहे हैं, और मेरा ऑलरेडी हम करके लाया ताकि मेरा हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो आज के क्लास में। अब एक था आउटपुट मेथड या वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मेरे को क्या मिलेगा जीडीपी एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक और जीडीपी एमपी आ जाए, उसके अंदर अगर मेरे को कोई भी आगे कैलकुलेट करने बोले, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एमपी है और नेशनल इनकम हमेशा क्या होता है एनएनपीएफसी। अब जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में जाना है, ग्रॉस से जाना है नेट, ग्रॉस से जाना है नेट, लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, डोमेस्टिक खाली इंडिया वाला, इसमें ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए। यहां भी पी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस ये है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है। फैक्टर कॉस्ट जो असली में कॉस्ट लगा, पर मार्केट में जब बिकता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ के बिकता है, एड जीएसटी करते हैं, पर गवर्नमेंट कभी सब्सिडी देता है वो लेस हो जाता है, तो मार्केट में प्राइस ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
क्वेश्चन उठता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें क्या आता है? पुराने जमाने में एक्साइज, नए जमाने में जीएसटी, नेट ऑफ सब्सिडी। ठीक है ना? ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं, याद है? ये लास्ट में क्लास करना है तो आना चाहिए। ये था आउटपुट मेथड। अगला इनकम मेथड, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को रेंट, लेबर को कंपेंसेशन मिला, लैंड लेबर कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। ये ईबीटी यानी फाइनल प्रॉफिट देगा। अगर आफेज दे दिया तो उल्टा चलते चलते ईबीटी तक कैलकुलेट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। अब ये सब को हम लोग ऐड कर दे तो 3 चीज आया। अगला बात, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को अलग दिखाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सेग्रीगेट नहीं कर पाता, अपना खुद की जगह यूज करता है, अपना खुद का पैसा लगाता है, खुद ही काम करता है, खुद ही कमाता है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। तीनों को जोड़ दो तो ये मेरा एनडीपीएफसी आया। एनडीपीएफसी, एफसी क्यों? क्योंकि फैक्टर्स का कॉस्ट है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है। नेट क्यों? क्योंकि ईबीटी में डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। एनडीपीएफसी। अगर एनएनपीएफसी बनाना है, कुछ नहीं करना है, एनएफआईए ऐड करना है। लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर कहां करेगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। प्राइवेट भी करेगा, प्राइवेट कंज्यूमर सी, गवर्नमेंट करेगा जी। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट वो आएगा आई। ग्रॉस, ध्यान देना, नेट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसी के अंदर में चेंज इन स्टॉक भी हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्योंकि मेरे को निकालना है एक्चुअल में आउटपुट कितना बना, सेल कितना हुआ रिलेवेंट नहीं है, आउटपुट कितना बनाया, इसीलिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट, इंडिया में बन गया पर बाहर बिका, बाहर से इंडिया में आया तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। सो हम लोग ने एक बार का फटाफट क्विक रिवीजन किया। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा हुआ है? पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीडीएनपी, जीडीपी एमपी। बहुत दिया है, पर जैसे तुम लोग पढ़ेगा तुम लोग को समझ में आएगा कौन सा मेथड है। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये क्या है? इनकम मेथड। ठीक, अब जल्दी जल्दी हम लोग ऐड कर करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, कंपेंसेशन 1000, मिक्स इनकम 1100, तो 2000, 1000, 1100, ये है 2000, तीनों जुड़ गया, 1000, 1100, मिलाकर कितना आया? 4100। एनडीपीएफसी, एनडीपी पर पहला चाहिए एनएनपी, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, ऐड करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए कितना है? -50, तो 4100 में ऐड करेंगे -50, क्या बन जाएगा? 4050। पहला आंसर 4050। देखो हम थोड़ा स्पीड में चल रहा है पर फटाफट कैच करना। अब एनएनपीएफसी आ गया, अगला जाना है एनएनपीएमपी में। तो एफसी से मार्केट प्राइस बनाना है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट कम पर मार्केट में बिकता है तो जीएसटी ऐड होता है, लेस सब्सिडी, मतलब ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो 4050 आया हुआ है, ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो कितना है? 450। 4050 में 450 ऐड कर दे, कितना बनेगा? 4500। यहां तक आ गया? आ गया, एकदम आ गया। अब यहां से बनाना है ये, नेट से जाना है ग्रॉस, बाकी एनपीएमपी सेम है, तो नेट से ग्रॉस में जाना है, ऐड क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। 4500 में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 400, तो 4500 प्लस 400 कितना है? 4900। लास्ट में बनाना है जीडीपीएमपी। अब नेशनल दिया है, डोमेस्टिक में जाना है, तो ध्यान देना, जीडीपीएमपी से डोमेस्टिक से नेशनल जाते थे एनएफआईए ऐड, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे एनएफआईए लेस, तो 4900 में एनएफआईए लेस करेंगे, 4900 में एनएफआईए लेस करेंगे। एनएफआईए तो खुद ही -50 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 4950। वेरी इजी, ऑनेस्टली सोचना बड़ा सिंपल है। ये हम लोग के नए स्टडी में ऐड किया है, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, यानी पहला मेथड आउटपुट मेथड, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 700 प्लस 400, 1100 माइनस 500, 600, यह है वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
ये कितना बन गया 250, ये क्या है जीडीपी एमपी। पर मेरे को चाहिए नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपीएफसी। ग्रॉस से बनाना है नेट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से बनाना है नेशनल, ऐड करेंगे एनएफआईए, ऐड करेंगे एनएफआईए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस ज्यादा, फैक्टर कॉस्ट का माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलेगा? एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है, बोलना चाहिए जीएसटी, पर एक्साइज बोला तो चलो ठीक है। नेट ऑफ सब्सिडी 110 माइनस 50 कितना बनेगा? 60, तो माइनस करेंगे 60। तो कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा? 100 प्लस 30, 130 माइनस 60 कितना बनेगा? 70। आंसर कितना है? 70। बड़ा इजी है। अब ये सब में हम लोग फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे मच बेटर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। भाई लास्ट का जो 15-20 मिनट रहेगा वो थोड़ा सुनना अच्छे से, बाकी बड़ा सिंपल है। अब क्या होता है? कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग सरप्लस। अरे वाह, वेरी इजी। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, क्या था देखना, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली पूरे क्वेश्चन में देखना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पर एक चीज देखो, सेल वैल्यू दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, मतलब आउटपुट मेथड। तो सेल और क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं दिया है, मतलब यही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था? जीडीपी एमपी। कितना आएगा? 4000 माइनस 600, 3400। ठीक है। अब याद करो, जो मेरा ये मेथड है, इनका मेथड यहां पे एनडीपीएफसी आता है, एनडीपीएफसी आता है। ठीक। अब ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये भी डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक, कोई झमेला नहीं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट झमेला नहीं। एमपी मार्केट में प्राइस ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम, बीच में डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, माइनस 200। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे 500, ये कितना बन जाएगा? 2700। यानी फैक्टर के अंदर में जो तीन चीज आता था मिलाकर आया 2700। और वो तीन चीज क्या होता था? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम, मिला के है 2700। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे निकालना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? ये रहा 800। मिक्स्ड इनकम कितना है? ये रहा 400, इक्वल टू 2700। कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा? 1500। आंसर क्या है? 1500। यानी अगर इस क्वेश्चन में रेंट इंटरेस्ट के अलावा प्रॉफिट दे देता तो एक क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन था, तुरंत मिल जाता। पर यहां प्रॉफिट नहीं दिया, तो एक ऑप्शन है अज्यूम कर लो प्रॉफिट नहीं है, गलत असम्पशन। जब बाकी इंफॉर्मेशन दिया है तो इससे हम लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे किस तरीके से प्रॉफिट आएगा। ठीक। तो बताए अगर पूछे ना प्रॉफिट कितना है, तो 400 प्लस 300 700। इस 700 में से 1500 में से 700 हटा, बाकी 800 में प्रॉफिट रहा। डन। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा था, आप लोग चाहो तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो। चलो अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड माने पहला मेथड, उसमें क्या मिलता है? जीडीपी एमपी मिलता है। पर यहां बोलते हैं नेट निकाल, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट निकाल, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम, बीच में डिफरेंस क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेशनल इनकम बोल देता तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाते एनएफआईए ऐड करके, पर वो नहीं बोला तो करेंगे भी नहीं। अब जीडीपी एमपी कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैलकुलेट करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आएगा? 450 प्लस 30, 480 माइनस 40, 440, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। तुम लोग यहां परचेज भी दिया हुआ है, परचेज इज इररिलेवेंट, हम लोग को मतलब होता है कंजम्पशन से। याद करो कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अलग चीज है। यहां पे होता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज भी दे कंजम्पशन भी दे, परचेज इररिलेवेंट, वी विल हैव टू टेक इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। तो जीडीपी एमपी कितना आएगा? 240।
माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वेयर इज डेप्रिसिएशन 30, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो एक्साइज से लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्यों जीएसटी बोलना चाहिए था, तुम लोगों को नया स्टडी मैट का कमाल है। 45 नेट ऑफ सब्सिडी, 45 माइनस 15 कितना आएगा 30, ये कितना बन जाएगा 180। आंसर क्या है 180। डन, बड़ा इजी है सब कुछ। कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड के बेसिस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग खाली एक्सपेंडिचर मेथड में दिमाग लगाते हैं। उसमें याद करो जीडीपी एमपी मिलता है कैसे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। अब कंपेंसेशन, अच्छा एक काम करते हैं संग संग में इनकम मेथड भी देख लेते हैं। क्या आएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें क्या होगा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, और ये क्या होता है एनडीपीएफसी। सही है ना। अब जो जो वैल्यू मिलेगा ना वैल्यू पुट करता रहेगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1200, एनएफआईए 20, एनएफआईए का बाद में काम आएगा अभी नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में काम आएगा। प्रॉफिट 800, ये प्रॉफिट 800, ये ले लिए ये ले लिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 2000। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नॉट रेलेवेंट, ग्रॉस इज रेलेवेंट, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है 770 प्लस 130 कितना बनेगा 900। रेंट 400, ये रहा रेंट 400। इंटरेस्ट है 120, ये रहा इंटरेस्ट है 120। मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयड 700, ये रहा 700। नेट एक्सपोर्ट 30, एक्स माइनस एन दिया हुआ 30, ये रहा 30। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन 1100, ऐड करेंगे 1100। मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है 1820, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओ ये तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिला के होता है, और हम तीनों में टिक मार दिया है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिला के 1820 है क्या, प्रॉफिट रेंट एंड इंटरेस्ट मिला के देखो तीनों कितना आ रहा है 1820, यानी ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, खाली क्रॉस चेक हो गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये हम लोग ऐड करते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्ड यूज किया, ध्यान देना। जब ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोला है यानी इसमें सब आ गया, यहां मिस्टेक होगा। अगर ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोला है यानी बेसिक डीए एचआरए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफईएसआई सब आ गया, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इसमें आ गया, वापस से जोड़ मत देना, इसको क्या करेंगे इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया। चलो एक काम करिए फटाफट ऐड करें, कितना है ये है 4030, और जरा देखो ये कितना आया, ये है 3720, परफेक्ट। पर ध्यान देना ये तो जीडीपी एमपी है, मुझे निकालना है नेशनल इनकम, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 130, अब नेशनल इनकम निकाल रहा है, माइनस करेंगे 130, ठीक। अगला डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ऐड करेंगे एनएफआईए, ऐड करेंगे एनएफआईए। नेक्स्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस 120। कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, ये बन जाएगा 3800, ये बन जाएगा 3800। अगला इनकम मेथड में ऑलरेडी एनडीपीएफसी आया है, नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल ऐड करेंगे एनएफआईए, ये आया हुआ है ऐड करो एनएफआईए, वेयर इज एनएफआईए 20, कितना आएगा 3740। आइडियलिस्टिकली दोनों हिसाब से नेशनल इनकम मैच करना चाहिए, पर जैसा कि हम लोग को पता है इंडिया जैसे कंट्री में तीनों मेथड को अगर मैच करने जाएंगे मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो इस वजह से इन ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड्स मे नॉट मैच विद ईच अदर, करेक्ट।
तो मेरा दोनों के अंदर में कितना कितना आया 3800 3740 आंसर खत्म। यानी पूरे क्वेश्चन में बस खाली एक चीज ध्यान देना कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मत जोड़ देना। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑलरेडी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ था और खाली बेसिक डीए बोलता ना जरूर जोड़ते। डन, चलो डन। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। 10 एंड 11 आप लोग से अपने आप हो जाएगा। फिर आई थिंक 12 13 जो 2 क्वेश्चन बचेगा हम लोग साथ में करेंगे और फिर उसका काम खत्म, नेशनल इनकम इज ओवर। क्वेश्चन 10, कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एफसी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, क्या मेथड बोला है एक बार जरा पढ़ के समझने का कोशिश करें। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, यानी पक्का इनकम मेथड है। अब इनकम मेथड में हम लोग क्या निकलता है एन डी पी एफ सी, और कुछ साइड में बनाते हैं। ठीक है, एन डी पी एफ सी, खाली पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे मेरा आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपीएमपी निकलता है वो कैलकुलेशन से, इसमें एनडीपीएफसी निकलता है। ठीक है, कैसे मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलाकर देखो कितना आया 800 प्लस 900 1700 प्लस 1300 3000। अगला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3000। अगला मिक्स्ड इनकम भाई नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं है, ये आया 6000। ये क्या आया? एनडीपीएफसी। बस फिनिश, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट करना है जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी। तो देखो नेट से ग्रॉस में जाना है, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एफसी सेम है, यानी खाली डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? डायरेक्टली नहीं दिया, पर बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 900 है, नेट है 800, तो भैया जो डिफरेंस आया वो क्या चीज का है? डेप्रिसिएशन, जो कितना है 100। ये कितना आएगा? 6100। पहला आंसर हो गया 6100। डन। अगला क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। अगला निकालना है जीडीपी एमपी। तो जी जी सेम, डी डी सेम, पीपी सेम। फैक्टर कॉस्ट कम होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट कम, मार्केट में ज्यादा दिखता है, ऐड क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना है? 300, ऐड कर दो 300, ये कितना बन जाएगा? 6400। 6400। सोचो कितना इजी क्वेश्चन तुम लोग के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है। जो अच्छा था वो हम लोग स्टार लगाए, एक ये वाला, एक जीडीपी डिफलेटर वाला कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा और डिस्कस कर लिए, एंड ये सब तो बहुत इजी था। चलो ठीक है, बहुत इजी था, बहुत अच्छा बात। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या लेते थे याद कर? सी आई जी चेंज इन स्टॉक। देखो इतना टाइम पास नहीं करेंगे। जीडीपी एमपी मिलता था कैसे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। पर मेरे को निकालना है एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, ऐड कर देंगे एनएफआईए। मार्केट प्राइस ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10। नेट, अच्छा एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट होता है ऐड करते हैं, इंपोर्ट है तो लेस हो जाएगा, -20। ये वैल्यू आ गया। पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चल रहा है। अगला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 350। डेप्रिसिएशन 30। याद करो डेप्रिसिएशन लेस करना था तो -30 है। सब्सिडी दिया हुआ है पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है तो 0 मानेंगे, ऐसा होता नहीं पर 0 मानेंगे।
अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स इज 0, माइनस सब्सिडी इज 100, तो 0 माइनस 100 इज माइनस 100। तो जो लेस करना है ना इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो माइनस माइनस 100 है, तो इवेंचुअली वो प्लस 100 हो जाएगा। माइनस माइनस 100 है, प्लस 100 हो जाएगा। इनकम पेड टू अब्रॉड, सो NFIA आया नहीं, दे दिए, तो ये भी माइनस 20 है। चेंज स्टॉक 30, चेंज स्टॉक 30, ओके। अगला नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, इसके अंदर में जनरली क्या आता है? गोल्ड वोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब आता है। तो ये सब क्वेश्चन उठता है, क्या मेरा एक्सपेंडिचर मेथड में किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। तब इस केस में हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, ठीक। तो ये पूरे क्वेश्चन में आप लोग एक चीज ध्यान देना था, जो एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। इसके अंदर में जनरली क्या आएगा? गोल्ड और आएगा। तुम लोग यहाँ पे वर्ड तो नेट लिखा है, इसको ऐड करना है डेप्रिसिएशन, नहीं, गोल्ड और का डेप्रिसिएशन हम लोग करते नहीं है। तो इस केस में बस खाली नेट में बोला है हम लोग का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। चलिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, नेट में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें वापस से डेप्रिसिएशन मत जोड़ देना। ये नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स है, जो मेरा जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के समय नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। डन। ऐड करेंगे 10। इसके एग्जांपल क्या है? गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, अदर वैल्यूएबल्स, तो इसको आप स्टार मार लेना, जो मिस्टेक होने का चांस था। ये कितना है? 10। ऐड करेंगे 10। चलो एक बार जरा देखो तो भैया कितना आया। आई थिंक ये आ जाएगा 385। सब ऐड करके देखना, ये वैल्यू आना चाहिए 435। परफेक्ट, डन। चलो बहुत इजी था अभी तक। आई थिंक कुछ आप लोग को नया अभी तक कुछ नहीं मिला होगा। अब एक छोटा सा बात है, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13 करने के पहले ना तुम लोग इसी पीडीएफ का लास्ट पेज में एक बार आ जाओ। एक छोटा सा मतलब ये एक बना दिया, ताकि तुम लोग ये शीट देखेगा तो फिर ज्यादा झमेला नहीं रहेगा, आराम से काम हो जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं। पहला बात, नेट इनकम, पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड था। आइदर आउटपुट मेथड था, या फिर इनकम मेथड था, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड था। आउटपुट मेथड था, या इनकम मेथड था, या एक्सपेंडिचर मेथड था। परफेक्ट। अब जैसे इसमें जीडीपीएमपी आता था, इसमें एनडीपीएफसी आता था, इसमें जीडीपीएमपी आता था, जो भी है इवेंचुअली नेशनल इनकम क्या होता था? एनएनपीएफसी हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे। तो यहां तक तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं था। अभी तक जितना क्वेश्चन किए वो हम लोग यहां तक पहुंच गए। इसके बाद अब नेशनल इनकम देखो, 4 टर्म हम लोग देखेंगे। एक नेशनल इनकम आया, नेशनल इनकम आया, देश का नेशनल इनकम आया। एक टर्म होता है प्राइवेट इनकम, एक टर्म होता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम किसका इनकम होता है? ऑफ हाउसहोल्ड एंड बिजनेस। अब जरा एक बार इमेजिन करो, 3 सेक्टर के अंदर में हाउसहोल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, 4 सेक्टर के अंदर में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। पर प्राइवेट इनकम में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? प्राइवेट में ना गवर्नमेंट का हिस्सा, ना दुनिया का, प्राइवेट का हिस्सा। आइदर एक इंडिविजुअल का, हाउसहोल्ड का, या प्राइवेट एंटरप्राइज का, या फिर बिजनेस सेक्टर का। ठीक। प्राइवेट में प्राइवेट एंटरप्राइज यानी बिजनेस सेक्टर का, या प्राइवेट इंडिविजुअल यानी हाउसहोल्ड का। तो इसमें हाउसहोल्ड और बिजनेस वाला को निकालना है। तो भैया नेशनल इनकम तो आया हुआ था। अब ये नेशनल इनकम में आप लोग को याद होगा कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते थे, क्योंकि उसके केस में कोई सर्विस नहीं दिया गया। पर एक इंडिविजुअल का देखा जाए, जो आदमी बूढ़ा है उसको पेंशन मिलेगा, जो आदमी अनएम्प्लॉयड है उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, तो उसका तो इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो याद करो, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट नहीं था, पर एक आदमी का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे तो जुड़ेगा, तो ऐड कर दिया ट्रांसफर पेमेंट। एकदम सही।
अब कुछ कुछ ट्रांसफर पेमेंट होने वाला है दुनिया जहां से। ये ट्रांसफर पेमेंट भारत का था, जो गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट दे रहा है, भारतीय सरकार दे रहा है। पर कुछ कुछ लोग बाहर से डोनेशन आ रहा है, बाहर से ट्रांसफर पेमेंट, बाहर से गिफ्ट आ रहा है। तो नेट में करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नेट करेंट ट्रांसफर बाहर से आया माइनस जो बाहर दिए, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वो नेशनल इनकम का पार्ट थोड़ी बनेगा। गिफ्ट आया, डोनेशन आया, ये सब आया, प्रोडक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं, पर इंडिविजुअल को तो मिल गया, तो इंडिविजुअल का इनकम में जोड़ेंगे। तो जो गवर्नमेंट दिया इंडिया का वो भी जोड़ेंगे, जो बाहर से आया वो भी इंडिविजुअल को तो मिला है तो जोड़ेंगे। तो ऐड किए करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है? पहला बात, नेशनल इनकम असली में प्रोडक्शन क्या हुआ। प्राइवेट में प्राइवेट, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड बिजनेस। अब नेशनल इनकम के अंदर में खाली काम का बात आया था, पर एक इंडिविजुअल को तो ट्रांसफर पेमेंट मिलेगा इंडिया से भी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी, तो जहां से ट्रांसफर पेमेंट आया जोड़ दे, सिंपल। अब लेस करते हैं, पहले हम भी देखो हम लोग क्या क्या जाने। 1 2 एकदम सही था। अब सिंस प्राइवेट इनकम निकालना है तो भाई इसके अंदर में जो गवर्नमेंट का था उसको हटा, क्योंकि नेशनल इनकम में तो गवर्नमेंट वाला भी जुड़ा है, गवर्नमेंट वाले को हटा। तो गवर्नमेंट का कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी गवर्नमेंट का कोई भी इनकम आया आइदर प्रॉपर्टी से या कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कुछ भी तरीका से गवर्नमेंट का इनकम आया, आप हटाओ कि प्राइवेट के अंदर में आपका अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा और बिजनेस का अधिकार है। तो हम लोग लेस किए गवर्नमेंट का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट। फोर्थ, अगर गवर्नमेंट को भी लेस किए और जो गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या जो पीएसयूज है, बहुत सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो उसमें भी तो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं है पर है तो भैया गवर्नमेंट का ही। तो जो सेविंग्स है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या पीएसयू का, उसको भी हटा। क्यों हटा? क्योंकि नेशनल इनकम में तो हाउस होल्ड भी था, बिजनेस सेक्टर भी था, गवर्नमेंट भी था। अब हाउस होल्ड को खाली काम का बात लिए और उसको ट्रांसफर पेमेंट भी आया, ट्रांसफर पेमेंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी आया तो जोड़ दिए। गवर्नमेंट वाले को हटाना है तो इसीलिए माइनस किए गवर्नमेंट का जो इनकम था फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट का एंटरप्राइज था उसको बोलते हैं नॉन डिपार्टमेंटल या पीएसयूज का जो सेविंग्स था हटाए, तो ये हट गया, एकदम सिंपल। अब एक और चीज जो आपको ध्यान देना है वो है ऐड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ऐड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट माने क्या? गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेता है हम लोगों से। अब अगर वो बोरिंग्स लिया है और अगर प्रोडक्टिव चीज में यूज कर दिया तब तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, तब हम लोग ऐड नहीं करेंगे। पर काफी और गवर्नमेंट बोरो करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लोग के हाथ में बहुत रुपया है, उनके हाथ से पैसा छीन लिया और उसको यूज नहीं किया, तो भैया प्रोडक्टिव चीज के लिए यूज नहीं किया, पर अगर मेरा वो पैसा लिया है इंटरेस्ट तो मेरे को देगा। अब जो इंटरेस्ट मेरे को देगा वो प्रोडक्टिव चीज के लिए थोड़ी था, तो प्रोडक्टिव चीज के लिए नहीं था तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। पर एक हाउस होल्ड को तो मिला, एक मेरे को तो मिला, मेरे से लेकर गया, मेरे से लेके गवर्नमेंट गया, प्रोडक्टिव चीज में यूज कर दिया, तब इंटरेस्ट है तो नेशनल इनकम के अंदर में जुड़ा हुआ है। पर अगर मान लो अपने पास रख लिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो कोई प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहे तो कोई प्रोडक्टिव पर्पज के लिए तो नहीं था, तो नेशनल इनकम का पार्ट तो नहीं बना, पर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को तो मिला, तो हाउस होल्ड को मिला तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड करेंगे। एकदम क्लियर है? नेशनल इनकम आया, प्राइवेट इनकम हाउस होल्ड बिजनेस का। अब हाउस होल्ड को 3 चीज एक्स्ट्रा मिला, क्या क्या? एक ट्रांसफर पेमेंट, एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करेंट ट्रांसफर आया, अगला जो डेट लेकर गया था उसका इंटरेस्ट। और हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कुछ ना बोले तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लेके गया, उसका जो इंटरेस्ट दिया उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं था, पर मेरे को तो मिला। अब गवर्नमेंट वाले को हटाना है, कैसे? एक कोई इनकम इन प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट हटा दे, अगला जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या जो पीएसयू है उसका सेविंग्स को हटा दे, तो मेरे को क्या मिलेगा? हाउस होल्ड एंड बिजनेस का क्या। क्लियर है? या प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट से मुझे जाना है, एक टर्म होता है पर्सनल इनकम। एक है प्राइवेट, एक है पर्सनल इनकम।
प्राइवेट से पर्सनल में जाना है। प्राइवेट में दोनों थे, पर्सनल नाम है, पर्सनल पर्सन का ही होगा, तो इसमें बिजनेस वाला जो पैसा अपने पास रख लिया उसको हटाना है। तो ये ओनली हाउस होल्ड है, तो बिजनेस सेक्टर का जो पैसा इसको नहीं मिला उसको हटाना है। अब बिजनेस वाला का जो ईबीटी था उसमें कुछ वो टैक्स दे देगा, वो इसको थोड़ी मिला तो हटा दे। तो जो प्राइवेट इनकम आया था उसमें देखो बिजनेस, सॉरी, हाउस होल्ड एंड बिजनेस दोनों का था। अब जो बिजनेस वाला हाउस होल्ड को देगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो हाउस होल्ड का चला गया, पर जो बिजनेस वाला देगा पर हाउस होल्ड को ना मिले तो उसको हटाना पड़ेगा। वो क्या रहेगा, टैक्स जो देगा वो हाउस होल्ड को थोड़ी मिला, तो गवर्नमेंट का मिला, हटा दे, तो माइनस किए कॉर्पोरेट टैक्स, ईबीडी माइनस टैक्स सीएटी पहुंचा। देखो ईबीटी तक तो ऑलरेडी नेशनल इनकम का पार्ट बनता था, याद करो फैक्टर मेथड, इनकम मेथड, माइनस टैक्स गवर्नमेंट को गया तो हटाना पड़ेगा, ईएटी आया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड, तो ये तो एक हाउस होल्ड को मिलेगा तो उसको हम लोग लेस नहीं करेंगे, आफेश आया, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड किया तो आफेश आया, माइनस इक्विटी डिविडेंड करने पे रिटेन अर्निंग्स आया। तो मान लो ये है 100 रुपया, टैक्स दिए बचा 70, ये मान लो 20 दिए बचा 50, ठीक। तो इवेंचुअली सोच के देखो हाउस होल्ड को तो खाली 20 मिला, अब जो मेरा बिजनेस सेक्टर का 100 जुड़ा हुआ था उसमें उसको तो खाली 20 मिला, क्या नहीं मिला, एक टैक्स नहीं मिला, एक रिटेन अर्निंग्स नहीं मिला, मतलब 80 रुपया नहीं मिला। तो जो 80 नहीं मिला वो पर्सनल इनकम का पार्ट थोड़ी बनेगा, तो इसमें से 80 हटा दे, ताकि मेरे को क्या मिलेगा, हाउस होल्ड को कितना मिल रहा है 20, जो ये था। अब ये 80 में क्या था, एक टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स, तो टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स को हम लोग हटा, एकदम सिंपल बात है। एक बिजनेस सेक्टर में क्या आया, ईबीटी आया। अब ईबीटी का हुआ 3 हिस्सा, ईबीटी का हुआ 3 हिस्सा, क्या क्या 3 हिस्सा हुआ, एक टैक्स 30, एक डिविडेंड 20, एक रिटेन अर्निंग्स 50, ठीक। अब हमको निकालना है हाउस होल्ड को क्या मिला, अब हाउस होल्ड को तो खाली 20 मिलेगा, खाली 20 मिलेगा, अब क्या नहीं मिलेगा, 30 एंड 50, तो जो 30 एंड 50 नहीं मिला उसको हटा दे, वो क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। यानी पर्सनल इनकम में, सॉरी प्राइवेट इनकम में जो हाउस होल्ड को नहीं मिला उसको हटा, एक कॉर्पोरेट टैक्स, एक रिटेन अर्निंग्स, तो ये क्या आया, पर्सनल इनकम। एक इंडिविजुअल को नेट में कितना मिल गया, अब जितना भी मेरे को मिला मेरे को भी उसमें से कुछ टैक्स देना पड़ेगा, पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा। अब जो पर्सनल इनकम टैक्स देगा उसके बाद क्या मिलेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, कितना मेरे डिस्पोजल में है टू स्पेंड इन माई कंजम्पशन और कुछ सेविंग्स के लिए। तो ये फ्लो को आप जरूर याद रखना, क्या था फ्लो, नेशनल इनकम आया एनएनपीएफसी, एक होता है प्राइवेट, बिजनेस सेक्टर प्लस हाउस होल्ड। एनएनपीएफसी के अंदर में बिजनेस भी था, हाउस होल्ड भी था, गवर्नमेंट भी था। अब हाउस होल्ड को अलग से क्या मिला, ट्रांसफर पेमेंट, अगला क्या मिला, ट्रांसफर पेमेंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगला क्या आया, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ऐड कर दिए। गवर्नमेंट वाले को हटाना है, माइनस इनकम जो अक्रू हुआ गवर्नमेंट को, अगला नॉन डिपार्टमेंटल का सेविंग्स, मेरे को क्या मिल जाएगा, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट के अंदर में बिजनेस एंड हाउस होल्ड दोनों आ गया। अब बिजनेस वाला जो हाउस होल्ड को नहीं देता उसको हटा, वो क्या था, टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या आएगा, प्राइवेट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। अब जो पर्सनल आया उसमें जो पर्सनल टैक्स गया, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, उससे क्या मिलेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डन। तो ये शीट बड़ा अच्छा शीट है, ये आप लोग के नए स्टडी मैट में इंक्लूड किया गया था। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं और नेशनल इनकम खत्म करते हैं। क्वेश्चन 12, कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम
NNPFC एंड पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम ये नेशनल इनकम से पहले प्राइवेट आएगा फिर पर्सनल आएगा, ठीक है। क्या दिया है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अरे वाह 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 वाह, NNPMP दिया है, NNPFC चाहिए, मजा आ गया। NNPMP दिया है, NNPFC चाहिए, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो कैसे मिलेगा? ये दोनों से इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, तो 175 माइनस 30 कितना बनेगा? 145, इसमें से लेस कर दो, तो 1891 माइनस 145 कितना आएगा? 1746। यह NNPFC मतलब नेशनल इनकम। चलो ठीक है, 1746 आ गया नेशनल इनकम। अब याद करो इसमें 5 एडजस्टमेंट था। ऐड ट्रांसफर पेमेंट, ये एक बार करते देखते हुए चलते हैं ना, तुम लोग समझ जाएगा क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। पहला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट। अब हम लोग निकालने वाले हैं प्राइवेट। प्राइवेट में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, लेस कर दे, -45। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट का है, PSUs, माइनस कर दे। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट ऐड करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऐड करेंगे। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका काम नहीं है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसका काम नहीं है अभी। एक बार निकालो तो कितना आएगा? ये मेरा प्राइवेट इनकम 1746 माइनस 45 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 20, ये आएगा 1761 प्राइवेट। इसमें हाउस होल्ड बिजनेस दोनों है, पर मेरे को क्या निकालना है? पर्सनल, यानी ओनली हाउस होल्ड। तो बिजनेस जो मुझे नहीं दिया उसको माइनस कर। दो चीज, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स 25 माइनस कर, एंड रिटेन अर्निंग्स तो जो प्राइवेट वाला अपने पास सेव करके रख लिया, अपने पास रिटेन करके रख लिया, माइनस कर 25, कितना बनेगा जरा देखा? 1711। आंसर है 1711। यानी अगर वो एक पेज पता था तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। डन। चलो क्वेश्चन 13 हमारा आखिरी क्वेश्चन आई थिंक नेशनल इनकम का। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट NNPMP। अच्छा जी, एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी आखिरी स्टेप 4। पहले NNPMP निकालना है, NNPMP। NDPFC दिया है 14,900, वाह वाह। NDPFC दिया है, सॉरी हाँ करेक्ट, NDPFC, ठीक है। NNPMP निकालना है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ऐड करेंगे NFIA। NFIA कितना है? NFIA 80। डोमेस्टिक से नेशनल में गए, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा, ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी करके देखना, ये कितना आएगा? 73। एक बार निकालो, ये कितना आएगा? 15053, पहला पार्ट हो गया। तो NNPMP आ गया। अगला पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, पर स्टेप 1 में नेशनल इनकम चाहिए, तो NNPMP है 15053। पहले तो नेशनल इनकम के साथ शुरुआत करना है, वो क्या होता है? NNPFC। अब NNPMP से FC में जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाना पड़ेगा, वो कितना था? 73, 14,980। अब स्टेप 2 में क्या निकालना है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में एडजस्टमेंट क्या होगा? नेशनल इनकम से शुरू करेंगे, याद करो, ट्रांसफर पेमेंट इंडिया वाला, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाला, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट माइनस गवर्नमेंट माइनस नॉन डिपार्टमेंटल, क्या? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट माइनस कर दे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड कर दे, ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट कर रहा है ऐड कर दे। तो कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे, NFIA का काम हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स का काम हो गया, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट काम हो गया। एक बार जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा?
15090। अब मेरे को चाहिए पर्सनल इनकम। अब पर्सनल में जो बिजनेस वाला मुझे नहीं दिया, क्या नहीं दिया, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स, उसको हटा दे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट पे टैक्स 222 एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग्स हटा 222 एंड 105। कितना आएगा 14763। अगला चाहिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या आएगा, जो पर्सनल इनकम था माइनस जो पर्सनल टैक्स दिया। अब जो पर्सनल टैक्स दिया उसको यहां पे बोला है डायरेक्ट टैक्स। तुम लोग टैक्स में पढ़ा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक पर्सन दे रहा है, तो पर्सनल टैक्स यहां पे -100 कर दे, क्या आएगा 14663। डन। तो इसी के साथ हमारा A to Z क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होपफुली ये तुम लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब पब्लिक फाइनेंस के अंदर में कुछ चीज है, इसके अंदर में मेरे को एक छोटा सा बात बताना है। इनफैक्ट वो बताते ही हमारा पूरा का पूरा अमेंडमेंट सारा का सारा होता है खत्म। अब पब्लिक फाइनेंस के अंदर में देखो एक कंसेप्ट आया बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। उसके पहले मेरे को बताना पड़ेगा, दो टर्म होता है, एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर और एक होता है टैक्स मल्टीप्लायर। तुम लोग अगर स्पेस हो तो जरा लिखना। एक टर्म होता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। इसका एक और नाम होता है फिस्कल मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, हम लोग एक चीज पढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी अगर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ उससे कितना नेशनल इनकम में चेंज आएगा। याद है हम लोग पढ़ते थे ये रिपल इफेक्ट। 1 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा पर जीडीपी के अंदर में इंपैक्ट 1 रुपए से ज्यादा आएगा, 1 रुपए से ज्यादा आएगा, पढ़ते थे। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड C + G + I + X - M। नेट एक्सपोर्ट X - M, ठीक है। हम लोग पढ़े इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट के करने पे 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितना जीडीपी बढ़ेगा। अब यहां पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, ये जी कि अगर गवर्नमेंट खर्चा करे तो 1 रुपया गवर्नमेंट खर्चा करेगा तो कितना मेरा जीडीपी में इंपैक्ट आएगा। सेम फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई। एक और फॉर्मूला था 1 / 1 - MPC। सेम फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट वही है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि सेम ही तो चीज है। 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे जीडीपी कितना इंपैक्ट आया, 1 रुपए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे जीडीपी में कितना इंपैक्ट आया, तो बात तो सेम ही हुआ। अब इस इक्वेशन में इधर इस ये वाले को लो या फिर ये वाले को लो, एक ही बात हुआ। यानी ये सिग्निफाई क्या करता है, ये क्या चीज को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स चेंज इन जीडीपी या फिर चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग। फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज करने पे नेशनल इनकम में कितना चेंज आया। वहां पे क्या था, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, सेम बात। नेक्स्ट, तो इसका एक और फॉर्मूला क्या था, 1 / MPC, इसको हम लोग ऐसे बोलते थे। सिंपल है। तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगा तो उस केस में 1 रुपए के स्पेंड होने पे मेरा नेशनल इनकम 1 रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक। अब एक टर्म होता है टैक्स मल्टीप्लायर। एक टर्म होता है टैक्स मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या, टैक्स मल्टीप्लायर। सोचो एक गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं ना, आइदर वो एक्सपेंडिचर करे या टैक्स ज्यादा लगाए। एक्सपेंडिचर कब करेगा, जब डिफ्लेशन है, एक्सपेंशनरी मोड के लिए। टैक्स कब ज्यादा लगाएगा, जब इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक एक्सपेंशनरी है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी है।
अब टैक्स मल्टीप्लायर क्या रहेगा? इट इंडिकेट्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेशन। तो इसका सीधा फॉर्मूला लिखता है, टैक्सेशन के चेंज होने पे नेशनल इनकम में क्या इंपैक्ट आया। अब ऑब्वियस सा बात है ये पॉजिटिव रहेगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। एक इनकम को बढ़ा रहा है, दूसरा इनकम को गिरा रहा है। ठीक, अब एक कंसेप्ट क्या होता है? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है? इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अब द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर। मेरा बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है? कैसे आता है? बाय एडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर ए एंड टैक्स मल्टीप्लायर बी। ठीक, अगला बात, द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जब टैक्सेशन इज निल एंड इकोनॉमी ऑपरेट्स इन क्लोज्ड इकोनॉमी। मेरा बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर हमेशा 1 होता है अगर इनिशियल टैक्सेशन कुछ नहीं था और ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या था? 1 by 1 माइनस बी प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर क्या बनेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी। कैलकुलेट करके देखना ये क्या बन जाएगा? माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। अब ऑब्वियस सा बात है ये पॉजिटिव नंबर रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी, और यहां पे ऊपर माइनस आया है तो ये ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव रहेगा। कारण क्या है? ये थोड़ा बढ़ाएगा, ये क्या करेगा? नेशनल इनकम को गिराएगा। ठीक, तो अगर बाई चांस एग्जाम में शॉर्ट नोट आए बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या है? गवर्नमेंट बजट को हम लोग बैलेंस तब बोलते हैं जितना जब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन टैक्सेशन हो। जब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू चेंज इन टैक्सेशन हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और अगर मान लो 5 मिलियन से बढ़ाया, अगर एग्जैक्ट उतना ही टैक्सेशन को गिराया, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा खर्चा किया एग्जैक्ट उतना ही टैक्सेशन लगाया, दोनों +5 होगा। एक से पॉजिटिव बनेगा, एक से नेशनल इनकम नेगेटिव बनेगा, इंपैक्ट वैसा है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन उठता है अगर बाई चांस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5 बढ़ा, टैक्सेशन भी 5 बढ़ा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा गिरेगा सेम रहेगा? ऑब्वियस सा बात है बढ़ेगा। कारण क्या? 1 रुपया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होने पे मेरा इनकम 1 से ज्यादा होता है, पर मेरा टैक्सेशन के अंदर में वो सेम इंपैक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो मेरा इक्वेशन रहता है CIGX माइनस M, इसमें टैक्सेशन कहीं नहीं है। अब इतना ज्यादा ज्ञान हम लोग एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में एक सिंपल बात, गवर्नमेंट बजट बैलेंस कब रहेगा? जब गवर्नमेंट 5 रुपया ज्यादा खर्चा किया तो टैक्सेशन भी 5 रुपया ज्यादा कलेक्ट किया। डन। चेंज इन G इक्वल टू चेंज इन T। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा। कब? जब टैक्सेशन शुरू में निल था और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कोई इंपैक्ट नहीं। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर मिलता कैसे है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर करके। गवर्नमेंट बजट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का एक और नाम फिस्कल मल्टीप्लायर। ये क्या है? एग्जैक्ट वैसा जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, इसीलिए फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस P। आपको याद क्या रखना है? ये वाला फॉर्मूला। अगला ये वाला फॉर्मूला। डन। और कुछ? अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, चार्ट इलस्ट्रेशन और टॉपिक खत्म। क्या है? Assume MPC is equal to 0.6. Okay. What is the value of government spending multiplier? फॉर्मूला क्या था? 1/1 minus B. B क्या था? MPC। तो भाई 1/1 minus 0.6 कैलकुलेट करो कितना बनेगा? 1 by 0.4 2.5। ये क्या इंडिकेट करेगा? 1 रुपया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो इनकम 2.5 रुपया बढ़ेगा। What impact would a 50 billion increase in government spending have on equilibrium GDP? तो देखो अभी जस्ट डिस्कस किए, 1 के बढ़ने पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1 चेंज होगा तो जीडीपी 2.5। तो यहां पे बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर 50 बिलियन हुआ तो जीडीपी में क्या इंपैक्ट आएगा? 50 इंटू 2.5 कितना बनेगा? 125 बिलियन प्लस। वही बोलते हैं अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 50 कम हो गया तो जीडीपी में इंपैक्ट क्या आएगा? -50 इंटू 2.5 -125।
वेरी इजी। क्वेश्चन 2, इफ कंट्री एक्स हैज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ जीरो, अरे तेरी, और एमपीसी जीरो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिस्कल मल्टीप्लायर यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस बी। तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, तो 1/1 क्या आएगा? 1। यानी मेरा वैल्यू ऑफ फिस्कल मल्टीप्लायर क्या है? 1। इसका मतलब कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 होगा तो नेशनल इनकम भी 1 ही चेंज होगा। बोलते हैं ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर एक चेंज होता है तो नेशनल इनकम उससे ज्यादा, पर यहां पे ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट 1 रहेगा। क्वेश्चन 3, एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री वाई रोज टू फ्रॉम इतना टू इतना, चेंज इन वाई। करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर पर कैपिटा कंजम्पशन है इतना से इतना। निकालना है स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, तो क्या होता है? 1/1 माइनस बी। भैया पहले चाहिए बी, जो क्या था? एमपीसी। याद होगा एमपीसी का फॉर्मूला, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। एमपीसी चेंज इन सी कितना है? 42,500 माइनस 35,400, 7,100। चेंज इन वाई कितना है? 50,000 माइनस 42,300, 7,700। कैलकुलेट करो कितना आएगा? 0.92। तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.92। कैलकुलेट करके देखना ये कितना बन जाएगा? और 12.5। तुम लोग बोलेगा ये 12.83 क्यों है? ये एक्चुअली 0.9222 ले लेगा ना, तो तुम लोग का एग्जैक्ट आ जाएगा 12.82। ठीक, हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ ये क्लास होता है खत्म, सारा अमेंडमेंट होता है खत्म। क्वेश्चन 4, what would be the impact on GDP if both government spending and taxes are increased by 5 billion when MPC is 0.9? MPC 0.9 है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स दोनों 5-5 बिलियन बढ़ा, तो बोलो इंपैक्ट ऑन जीडीपी क्या आया? ठीक है, रुको देखते हैं। पहला, एमपीसी 0.9, तो पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर 1/1 माइनस 0.9 कितना मिलेगा? 1/0.1, 10। यानी 1 रुपए गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने पे जीडीपी 10 बढ़ता है। तो 5 बिलियन पे कितना बढ़ेगा? 5 × 10, 50 बिलियन। पहला पार्ट। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? -b/1 माइनस बी। 0.9, 1 माइनस 0.9 कितना आएगा? ये -9, और ऑब्वियस होता है माइनस में रहेगा। यानी अगर 1 रुपया टैक्स चेंज होगा तो जीडीपी में -9 का इंपैक्ट आएगा। तो यहां पे टैक्स चेंज हुआ 5, तो जीडीपी में इंपैक्ट कितना आएगा? -9 × 5, -45। यानी एक जीडीपी 50 बढ़ाया, एक जीडीपी -45 गिराया, नेट में जीडीपी कितना बढ़ा? 50 - 45 कितना आएगा? 5। कैसा आया? 50 - 45 करके। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्लास होता है खत्म। यानी शॉर्ट ये पूरे के पूरे क्लास में हम लोग क्या जाने? नया बात तो क्या जाने? कुछ नहीं। एक टर्म्स ऑफ ट्रेड जाने, एक एमवी इक्वल टू पीडी का फॉर्मूला जाने, एक जीडीपी डिफ्लेटर जाने, वो क्या था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अगला हम लोग एक लास्ट पेज जाने, जो क्या था? नेशनल इनकम निकाल। प्राइवेट में क्या आएगा? ओनली हाउस होल्ड एंड बिजनेस। तो नेशनल इनकम में गवर्नमेंट को हटा दे, जो भी गवर्नमेंट का अक्रू हो रहा था प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेविंग्स ऑफ पीएसयू नॉन डिपार्टमेंटल। अगला है ट्रांसफर पेमेंट इंडिया का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब प्राइवेट से पर्सनल में जाना है, बिजनेस वाले को हटा, जो बिजनेस वाला मेरे को नहीं देता। दो चीज, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड देता इसलिए नहीं हटाएंगे। एक और पर्सनल इनकम आया, पर्सनल टैक्स हटा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगला पड़े बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, वो क्या था? एक बजट को बैलेंस्ड बजट कब बोलते हैं? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट चेंज उतना ही हो जितना चेंज इन टैक्सेशन हुआ। अब जितना चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम को ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू चेंज इन टैक्स। कितना बढ़ाएगा? वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर या फिस्कल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर या फिस्कल मल्टीप्लायर, जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जैसा था 1/1 माइनस बी।
एक्स मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, दोनों को जोड़ के हमेशा इक्वल होता है 1 के। डन। बस हम लोग इतना ही जाने, उसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशन किए, इसके अलावा और हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। थैंक यू सो मच, बाय।